आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए, अगर आपको अपने दुखों से आज़ादी चाहिए, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको आज की हमारी बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक हेल्प करेगी। इस बुक में आप जानेंगे कि कैसे लाइफ के प्रॉब्लम्स, नेगेटिव लोगों और बुरे सिचुएशंस को हैंडल करना है और उन्हें कहना है आई डोंट गिव अ फक। ये बुक मार्क मैनसन ने लिखी है। आजकल हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां हर कोई हमें सिखा रहा है खुश कैसे रहें। इस टॉपिक पर क्रोर्स ऑफ बुक्स लिखी गई है, भर भर के ब्लॉग पोस्ट भी लिखे गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट से तंग आकर मार्क मैनसन ने ये बुक लिखी है। इस बुक में सिखाया गया है कि नेचुरल कैसे रहें। हर वक्त खुशी ढूंढना क्या जरूरी है? क्या वक्त हमेशा अच्छा ही रहता है? राइटर कहते हैं कि अगर बुरी सिचुएशंस हो तो बोले आई डोंट गिव अ फक। यही इस बुक की फिलॉसफी है। तो चलिए आज की हमारी बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की समरी ऑडियो बुक के फॉर्म में सुनते हैं। बट इसमें आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद ये समरीज आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी लगे, बिकॉज मैं इस बुक के कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि आपको शॉर्ट में ये समरी बताऊं जिससे बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स आप मिस कर दें। तो ये समरी थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, बट आपको बहुत सारे लेसन्स एंड टीचिंग्स ज़रूर मिलेंगी। This summary is brought to you by Aesthetic Narrator, and now, without any delay, let's dive into the content. Chapter 1. Don't try. कोशिश मत करिए। इस लेसन की हेडिंग आपको कुछ अजीब लगी होगी, क्योंकि आज तक हम सब ने यही सुना है कि कोशिश करते रहो, हार मत मानो, ये करो, वो करो, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ कोशिश न करने के लिए कहा गया है। तो राइटर ने ऐसा क्यों कहा, ये समझना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में राइटर कहना चाहते हैं कि हर चीज को ठीक करने की कोशिश मत करें। एंड अपने इसी पॉइंट को समझाने के लिए वो एक स्टोरी हमसे शेयर करते हैं, जिसे जानकर हम इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स बुकोवस्की एक शराबी था, एक बहुत बड़ा जुआरी और जिंदगी से हारा हुआ ऐसा इंसान जिसकी सलाह शायद ही कभी कोई लेना चाहेगा। और इसीलिए ही तो हम अपनी शुरुआत ऐसे इंसान की कहानी से कर रहे हैं। बुकोवस्की शुरू से ही एक लेखक, एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसके काम को कभी न्यूज़पेपर और मैगजीन ने घटिया दर्जे का बताकर उसका मखौल उड़ाया। इस बात से दुखी होकर बुकोवस्की गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा शराबी बन बैठा। अपनी जिंदगी के करीब 30 इयर्स शराब और जुए में बर्बाद करने के बाद बुकोवस्की को एक दिन एक मौका मिला। एक छोटे पब्लिशिंग हाउस ने उसके काम में दिलचस्पी ली। बुकोवस्की को बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था, जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने झट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तब उसने अपनी पहली बुक लिखी। फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने 6 बुक्स और लिखी। इसके साथ ही उसने कई सारी पोएम्स भी लिखी और उसकी किताबों की 2 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सेल हुई। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। अमेरिकन ड्रीम में कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। लेकिन बुकोवस्की की कब्र के पत्थर पर लिखा था, कोशिश मत कीजिए। बुकोवस्की के काम की खास बात ये नहीं थी कि हारने के बावजूद उसने कोशिश जारी रखी, बल्कि ये कि उसने खुद को बुरे से बुरे हाल में एक्सेप्ट किया। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जब कामयाबी उसके हाथ लगी। ना ही वो पहले से अच्छा और सुधरा हुआ इंसान बन गया और ना ही उसके सक्सेसफुल बनने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था।
हम सब अपनी जिंदगी में कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हालात बद से बदतर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इतना गुस्सा कि आप खुद पे काबू नहीं रख पाते हैं, और आप इसे काबू नहीं रख पाते ये सोचकर आपका गुस्सा और बढ़ता है। वाओ! जरा सोचिए कितने मजे की बात है कि आपको इस बात पर गुस्सा आता है कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप इस गुस्से से बचने का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं पर निकाल ही नहीं पाते। तब आप खुद से और अपने इस गुस्से की समस्या से नफरत करने लगते हैं। जब आप कभी अपने अकेलेपन को लेकर उदास होते हो तो आपके मन में उदासी से भरे ख्याल मंडराने लगते हैं। आप अपनी उदास जिंदगी और अकेलेपन के बारे में घंटों सोचते रहते हैं और सोच सोचकर और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं जहन्नुम का फीडबैक लूप। जरा याद कीजिए कि आपके दादाजी के वक्त में क्या होता था। उस वक्त में जब कोई किसी को अपने से बेहतर देखता तो बेशक कुछ पल उदास होता, मगर फिर अपने काम में लग जाता था ये सोचकर कि यही जिंदगी है। लेकिन अब अगर 5 सेकंड्स के लिए भी दुखी होते हैं तो आपको सबकी जिंदगी अपने से बेहतर लगने लगती है। आप खुद पे इतने शर्मिंदा हो जाते हो जैसे कि सब कुछ हार बैठे हो, और फिर अपनी इस शर्मिंदगी से आपको खुद पे और भी शर्म आने लगती है। शर्मिंदगी के इस गोल चक्कर में, इस लूप में आप फंस के रह जाते हैं। इसलिए तो जरूरत है कि इन बातों को लेकर जरा भी परेशान ना हुआ जाए। अगर आप उदास हैं तो कोई शर्म की बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। शर्मिंदगी के इस चक्कर यानी लूप से बाहर निकलिए और जो चीजें आपको परेशान कर रही है उनसे कहिए भाड़ में जाओ। डोंट गिव अ फक अबाउट इट। आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो, यही सोचना सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है। और अगर फिलोसोफर एलन वॉट्स की माने तो अपने साथ हुए नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना ही असल में खुद एक बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर यही सच है। जितना ज्यादा आप खुशियों के पीछे भागेंगे उतने ही ज्यादा दुखी रहेंगे। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ऐसी कोशिश भी ना करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात के लिए केयरलेस होते हैं तो वही चीज आपको आसानी से मिल जाती है, बजाय कि जब आप उसके पीछे भागते हैं। जैसे जब आप जिम जाते हैं तब वर्कआउट करने में आपको काफी पेन सहन करना पड़ता है, लेकिन इस पेन का इनाम आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग मसल्स के रूप में। थोड़े से पेन के बदले में आपको एक खूबसूरत बॉडी मिलती है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसी तरह जब आप अपने किसी काम में अनसक्सेसफुल होते हैं तो यही हार आपके लिए किसी फ्यूल की तरह काम करती है और आप अपनी कोशिश में दुगने जोश के साथ फिर से जुट जाते हैं। पेन को रोकने की कोशिश करना ही आपको बाद में और भी ज्यादा पेन का एहसास कराता है। पेन या हार जो भी आपको मिले उसे रोकिए मत, बस उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। परवाह ना करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना कुछ किए शांति से बैठे रहें या एकदम किसी पत्थर की तरह बेअसर हो जाएं, क्योंकि सिर्फ मुर्दों को ही कुछ महसूस नहीं होता। जिंदा इंसान तो सब कुछ फील कर सकता है, और हम आपसे ऐसा करने को नहीं कह रहे। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि परवाह ना करने का मतलब है कैसे भी हालात आए बस आराम से बैठिए, फिर चाहे आपकी सोच औरों से अलग ही क्यों ना हो। आप अलग सोचिए, अलग बनिए, यही बेहतर है, बजाय कि आप चिकना घड़ा बने। चिकना घड़ा तो समझते होंगे ना आप, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग बुज़दिल और मूर्ख होते हैं। आपको चिकना घड़ा नहीं बनना है, बस बेपरवाह कैजुअल बनना है, जिससे आप फालतू की टेंशन से बच सकें। लेकिन कभी कभी आपको चीजों की परवाह भी करनी पड़ती है, तो तब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या है जिसकी आपको सच में परवाह करनी चाहिए? हमारे राइटर की माँ के साथ ऐसी ही एक इंसिडेंट हुई थी।
दरअसल एक बार उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें काफी बड़ी रकम का चूना लगा दिया था। अब अगर राइटर बिल्कुल ही बेपरवाह होता तो जो उसकी माँ के साथ हुआ उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। बट राइटर ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वे लीगल एडवाइस एंड वकील की मदद लेंगे और इस इंसान को सबक सिखाकर ही रहेंगे। हाँ, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे इस इंसान की परवाह थी। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुशी एक समस्या है। 2500 साल पहले की बात है। नेपाल में एक राजा हुआ करता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसके लिए बड़े बड़े सपने देखा करता था। वो अपने बेटे को दुनिया की हर चीज देना चाहता था ताकि उसे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। अपने बेटे को खुश रखने के लिए उसने बहुत बड़ा महल बनवाया जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता चले। वो उसे हर दर्द, हर तकलीफ से बचाकर रखना चाहता था। महल में राजकुमार के लिए हर सुख सुविधा मौजूद थी, मगर राजकुमार फिर भी खुश नहीं रहता था। वो इस ऐशो आराम से अब उबने लगा था। वो अब महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। तो एक दिन मौका देखकर वो महल से बाहर निकल गया। अपने राज्य में घूमते हुए राजकुमार को पहली बार पेन का एहसास हुआ, दर्द का एहसास हुआ, जब उसने भुखमरी और बीमारी से तड़पते हुए गरीब इंसानों को देखा। उन्हें देखकर राजकुमार दुख में डूब गया। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया जिसने उसे आज तक इस सच्चाई से अनजान रखा था। उसने फैसला किया कि वो राजपाट छोड़कर भिक्षुक का जीवन जिएगा और उसके बाद राजकुमार चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए महल छोड़कर जंगल में चला गया। कुछ साल जंगल में गुजारने के बाद राजकुमार को एहसास हुआ कि उसकी इस कठिन तपस्या और भूखे प्यासे रहने से कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं कि जो चीज तकलीफ दे हो वो आपके लिए अच्छी और फायदेमंद हो। उसने ये जाना कि लाइफ अपने आप में एक तकलीफ है। अमीर इंसान अपने पैसों की वजह से तकलीफ सहता है और गरीब इंसान इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। असल बात तो ये है कि खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। कई सालों बाद राजकुमार ने अपना एक दर्शन बनाकर उसे दुनिया के साथ बांटा और ये पहला केंद्रीय सिद्धांत बना कि दर्द और नुकसान को टाला नहीं जा सकता और हम सबको उसे सहने की कोशिश करनी चाहिए। उस राजकुमार को बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया, जिनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कुछ हासिल करने का ये मतलब नहीं कि अब आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। हम तकलीफ इसलिए सहते हैं क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इससे हमारे अंदर कुछ बदलाव आते हैं और जीवन में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स हमें लड़ने की ताकत देती है। हम हर हाल में खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद करते हैं। दर्द ही हमें सिखाता है कि हम चीज़ों पर ध्यान दें जब हम लापरवाह होते हैं। इसलिए तो खुशियाँ और सुख सुविधाएं हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। कभी कभी पेन भी ज़रूरी है। यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल पेन भी बड़े काम की चीज़ है जो हमें फ्यूचर के बेहतर डिसीजंस लेना सिखाती हैं। खुशियाँ कभी भी बिना मुसीबतों से लड़े नहीं पाई जा सकती है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो परेशानियों का दूसरा नाम ही खुशियाँ हैं, क्योंकि जब आप अपनी समस्या सुलझा लेते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपके चेहरे पर झलकने लगती है। तो इस तरह अपनी तकलीफ़ों को अवॉइड ना करना ही आपकी खुशियों की चाबी है। यहाँ पर खुशी का कीवर्ड असल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। भावनाओं को हमेशा ही बढ़ा चढ़ाकर माना जाता है। हमारे इमोशंस आखिर हैं क्या? भावनाएं यानी इमोशंस दरअसल हमारा दिमाग ही तो है जो हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसे ठीक किया जाना चाहिए। सीधे सादे वर्ड्स में कहें तो हमारे नेगेटिव इमोशंस हमें एक्शंस लेने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पॉजिटिव इमोशंस का मतलब है
कि हमारा दिमाग हमें सही चीज करने के लिए इनाम दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं। इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बहुत ही आम सा सवाल है ये। इसके बजाय सवाल होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में किस तरह की तकलीफ से गुजरना चाहेंगे। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, मगर आप अपने स्ट्रगल्स खुद चूज करिए। ज्यादातर लोग सिर्फ बिना किसी तकलीफ के सिर्फ रिवॉर्ड चाहते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि बिना कुछ किए आपको सब कुछ मिल जाए। तो अपने लिए खुद ही तकलीफें चुन लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ तो आपको फिर भी पेन ही देगी और वो आपके लिए ज्यादा दर्दनाक होगा। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहता। ऐसा माइंडसेट ही दुख का कारण है। बहुत से ब्लॉगर्स चाहते हैं कि उनके ब्लॉग से जल्दी से पैसे बनने लगे, लेकिन वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बॉडी में 6 पैक एब्स क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी कुछ ही टाइम जिम जाकर, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो जिम छोड़कर बैठ जाते हैं। वे मेहनत की पेन लेना ही नहीं चाहते। सबको पैसा और खुशी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी खुशी पानी है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। किसान भी पहले खूब खून पसीना बहाता है, फिर जब लहलहाती फसल देखता है तो उसे सच्ची खुशी महसूस होती है। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि आजकल इंसान गलत चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे सब सोचते हैं कि बड़ी सी गाड़ी होगी तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, या बहुत बड़ा बंगला और बैंक बैलेंस खुशी के कारण है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी के लिए बहुत से पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जिसमें सोशल इंटरैक्शन भी है। अगर आपकी फैमिली से आपका रिलेशन ठीक नहीं हो तो बड़ी गाड़ी या बंगलो भी आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाएगी। इसलिए इस तरह की खुशी की चाहत मत करिए, बल्कि राइटर कहते हैं कि दिन भर बैलेंस तरीके से रहिए, खुशी खुद ही मिल जाएगी। बहुत से यूथ बिजनेस सेट करने में इतने डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। वो बिजनेस अपनी खुशियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो करते हैं वो एक्चुअल में उनके ही प्रॉब्लम्स का मेन रीजन बनकर रह जाती है। चैप्टर 3 यू आर नॉट स्पेशल। आप औरों से अलग नहीं हैं, आप स्पेशल नहीं हैं। एक आदमी जिसका नाम जिमी था, हमेशा कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था। उसकी लाइफ बढ़िया गुजर रही थी। वो अपने पेरेंट्स के पैसों पर जी रहा था। जितना वो अपने बिजनेस आइडियाज पर खर्च करता, उतना ही पैसा बार में उड़ा देता था। उसका कोई आइडिया कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से वो बातें करता था और खुद पर यकीन रखता था, वो बहुत ही प्रभावशाली, इफेक्टिव लगता था। उसका ये अंदाज आपको उसका फैन बना देगा, फिर भले ही आप उसकी असलियत से वाकिफ ही क्यों ना हो। ये 1960 की बात थी, जब इस ख्याल की शुरुआत हुई कि हम सब अलग और अपने आप में अनोखे हैं। अब उस दौर से सबको यही लगता था कि वो कुछ खास है, मगर कुछ सालों बाद लोगों को एहसास हुआ कि असल में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन करने के लिए नहीं बना है। फेल होना हमारी ग्रोथ का एक ज़रूरी पार्ट है, जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। बिना किसी रीज़न के खुद को खासम खास समझना, खुद को वीआईपी समझ लेना बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि एक और जिमी पैदा हो गया हो। सेल्फ एस्टीम की फीलिंग के साथ एक परेशानी ये है कि ये आपको सेल्फ एस्टीम को इस पैमाने से नापती है कि आप कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, जबकि असल में इसे मापने का पैमाना आपके नेगेटिव साइड को महसूस करने की समझ होनी चाहिए कि आप अपने नेगेटिव साइड के बारे में कितना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना किसी तकलीफ को झेले आप 100% परफेक्ट हैं, तो आप कैसे अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर कर पाएंगे? आप अपनी सफलता के सपने ही देखते रहेंगे जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। जिंदगी बेहतर कैसे बनाई जाए, इसके लिए बजाय कुछ करने के आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।
कई बार हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिसका कोई सल्यूशन नहीं सूझता। तब हम खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, या तो बुरे या फिर अच्छे ढंग में। हमें लगता है या तो हम बेस्ट हैं या बहुत बुरे हैं। बहुत से लोग ऐसे मौके पर अच्छाई और बुराई के इन दो एहसासों के बीच झूलते रहते हैं। हालांकि सच ये है कि ऐसी कोई भी परेशानी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है या सिर्फ आपके साथ ही घट रही है। ऐसे कई और लोग होंगे दुनिया में जो बिल्कुल आप ही के जैसे हालात से जूझ रहे होंगे। ऐसा सोचने से बेशक आपकी तकलीफ कम नहीं हो जाएगी, मगर आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आप औरों से अलग नहीं हैं। आजकल ये बहुत कैजुअल हो गया है कि अक्सर स्पीकर्स को बैन कर दिया जाता है या स्कूल के करिकुलम से अच्छी बुक्स हटा दी जाती है क्योंकि उसने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हुई हो। ऐसा करना एक तरह से खुदगर्जी है। ये एक सेल्फ एंटाइटलमेंट की समस्या है। हमसे हर कोई अनोखा या हटकर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट जो आजकल बहुत से इन्फ्लुएंसर्स कहते सुनाई देते हैं कि हम सब में कुछ खास है। जरा सोचिए कि अगर हम सब स्पेशल हैं तो हम सब तो एक जैसे ही हुए ना। तो अब इसमें अनोखापन कहाँ बचा? हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें तो बेहतर होगा। हम सब आम हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हम एवरेज हैं। सच बात तो ये है कि लोग महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें खुद में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस होती है। वे महान इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें लगा कि वे अभी महान नहीं हैं। उनकी यही सोच उन्हें महान बना सकी। जरा इसके बारे में सोच कर देखिए। इस लेसन में हमें ये मैसेज मिलता है कि खुद को वीआईपी या सेलिब्रिटी ना समझें। हम्बल बनकर सबसे प्यार से बात करें। इसके अलावा जब आप खास होने की ईगो नहीं पालते तो असफल होने से भी नहीं डरते। इस वर्ल्ड में जो भी सच में खास बना है, जैसे मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब, वे सब शुरू में आम लोग ही थे। लोग उन्हें कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो इन सब पर कोई ध्यान नहीं देते थे और अपना काम करते रहे। और इसलिए आगे चलकर यही लोग इतने फेमस भी हुए क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्पेशल नहीं समझते हुए अपने काम पर फोकस किया और उसमें इतना एक्सपर्ट हुए कि ऑटोमेटिकली वो स्पेशल हो गए। चैप्टर 4 द वैल्यू ऑफ सफरिंग। कष्ट सहने का महत्व। 1944 के दौर में जापान को लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के 2 मंथ्स के बाद की बात है। ओनाडा, जो कि जापान की लड़ाई में एक लीडर था, एक आइलैंड में ही रुक गया जहां पर अमेरिकन ने कब्जा किया हुआ था। वो अमेरिकन से लड़ता रहा, बावजूद इसके कि जापान ने तब तक सरेंडर कर दिया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी और वो आइलैंड में खुद के फार्मर्स को शूट करता रहा। जापानी गवर्नमेंट ने उसे ढूंढने में पूरे 30 इयर्स लगा दिए थे, मगर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। उसको कभी कोई पकड़ ही नहीं पाया था। फिर एक दिन सुजुकी नाम के एक हैप्पी आदमी ने उसे पकड़ लाने का फैसला किया और सिर्फ 4 दिन बाद ही वो उसमें कामयाब भी रहा। जब बाद में लोगों ने ओनाडा से पूछा कि वो 30 साल तक क्यों एक आइलैंड में रह रहा था, ओनाडा ने कहा कि उसे कभी भी हार ना मानने का ऑर्डर दिया गया था, इसलिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा क्यों यूजलेस और बेवकूफ चीजों पर लगा देता है। जैसे लेफ्टिनेंट ओनाडा ने अपनी जिंदगी के 30 साल कीड़े खाकर, गंदगी में सोकर एक ऐसी लड़ाई लड़ने में लगा दिए जो हो ही नहीं रहा था। खुद को समझना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई प्याज होता है। उसकी बहुत सी परतें होती हैं और जैसे जैसे ये परतें उतरती हैं, आपके आंसू बहते हैं। इसकी पहली परत है खुद की फीलिंग्स को जगाना और समझना। दूसरी परत होगी ये समझना
कि इन फीलिंग्स की वजह क्या है। एक बार जब हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो इन पर काबू पाना आसान हो जाता है, और एक बार जब हमें अपनी भावनाओं की पहचान हो जाती है तो इन्हें मन मुताबिक चुना जा सकता है। हम अपने मकसद इन्हीं भावनाओं के आधार पर चुन सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत मकसद चुन लेते हैं तो इन सभी फीलिंग्स और इमोशंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो इसलिए क्योंकि हम किसी चीज़ की तभी कद्र करते हैं जब इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसे आम वैल्यूज होते हैं जो हर किसी के एक परेशानी का सबब है, मगर इसका कोई ठोस सल्यूशन नहीं होता, और ये वैल्यूज है नंबर 1, खुशी। देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मगर हम हर चीज़ सिर्फ खुशी की खातिर तो नहीं करते, और जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हालांकि लोग कोशिश जरूर करते हैं। आपको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आपने इन दुखों से खुद को दूर रखने की फिजूल कोशिश की तो यकीनन आप और ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि दुख तो आते रहेंगे, बस आपको उनसे कुछ सीखने का तरीका ढूंढना है। नंबर 2, मटीरियलिस्टिक सक्सेस। सफलता को कभी भी धन दौलत से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है या आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है। बजाय इसके आप कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं, औरों के लिए अपने दिल में कितना प्यार है, जैसी बातें मायने रखती हैं, ना कि आपका जोड़ा हुआ रुपया पैसा या गाड़ी बंगलो एक्सेट्रा। जो लोग अपने पैसे का रौब दिखाते हैं वे ना सिर्फ छिछोरे होते हैं बल्कि एक तरह से बेवकूफ भी लगते हैं। नंबर 3, हमेशा सही होना। ये बात याद रखिए कि हम इंसान हैं और कोई रोबोट नहीं जो हर बात और हर काम बिल्कुल परफेक्टली करेंगे। हमारा दिमाग परफेक्ट बना ही नहीं है, हम कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उससे सीख ले, ना कि उसे फिर से दोहराएं। कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। आप कितनी बार सही थे इसकी गिनती याद रखना फिजूल है, इससे आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। एंड लास्टली नंबर 4, पॉजिटिव रहना। ये सच है कि पॉजिटिव सोच रखने के अपने फायदे हैं, मगर हर बार जिंदगी में सब पॉजिटिव और अच्छा ही होगा ये सोचकर चलना आपके लिए परेशानी का रीजन बन सकता है। एक्चुअल जिंदगी में हमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, और आपको ये सच स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं मानते तो फीडबैक लूप के चंगुल में फंस कर रह जाएंगे। अगर आप अपने मन में उठने वाले नेगेटिव इमोशंस को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे तो और भी ज़्यादा नेगेटिव भावनाओं से घिर जाएंगे। जब आपके मन में कुछ नेगेटिव आता है तो उसे रोकिए मत, बस सोचिए कि अगर ऐसा हो भी गया तो आप इसका सामना कैसे करेंगे। जिंदगी में हर दिन अच्छे दिन नहीं होते, कभी कभी कष्ट वाली सिचुएशंस भी आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप खुद पर हावी न होने दें। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। आप हमेशा चयन कर रहे हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स अपनी जिंदगी से काफी परेशान रहते थे। क्या क्या परेशानियां नहीं थी उन्हें, आंखों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और बाकी और भी कई जानलेवा बीमारियों से वे जूझ रहे थे। इन डिजीजेस की वजह से उनका ज़्यादातर लाइफ घर में बंद होकर ही गुजारना पड़ा था। उन्हें पेंटिंग का बड़ा शौक था, तो वो सारा दिन पेंटिंग बनाया करते थे। हालांकि किसी को नहीं लगता था कि वे अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। उनके पिता ने उन्हें मेडिकल स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर वे सब कुछ छोड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्सपीडिशन करने चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी सेहत ने भी उनका साथ दिया, लेकिन फिर उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया जिससे वे मरते मरते बचे। उन्हें अपना एक्सपीडिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा। उनके सभी साथी आगे बढ़ गए थे और वे अकेले ही साउथ अफ्रीका में रह गए। किसी तरह वहां से निकलकर वे न्यू इंग्लैंड पहुंचे, जहां उनके पिता, जो पहले से ही उनसे निराश थे, उनका इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन की तमाम तकलीफें झेलने के बाद एक रात जेम्स ने फैसला किया
कि अब वे अपनी जिंदगी की हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेंगे और अपने जीवन को बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने ये तक सोच लिया था कि अब अगर उन्होंने हार मानी तो पक्का वे सुसाइड कर लेंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विलियम जेम्स ही वो इंसान थे जो अमेरिकन साइकोलॉजी के जन्मदाता बने। ये कहानी सीख देती है कि अपने कामों की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी है, ना कि दूसरों के भरोसे रहकर बैठना है। अब मान लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर जिसे आप बहुत प्यार करते हैं आपसे एक हफ्ते में 30 kg वजन कम करने को बोलते हैं, वरना वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसी शर्त सुनकर आपका दिमाग तो ठनक ही जाएगा, क्यों है ना? अब सोचिए कि आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट शुरू कर लेते हैं और 30 kg वेट कम भी कर लेते हैं। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा ना? मगर अब आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्यों बदल गई? क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए बोला गया था, ये आपने खुद नहीं चूज किया था। मगर जब आप चीजें खुद अपनी मर्जी से चूज करते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, और उन मुश्किलों से गुजरकर आप बहुत अच्छा फील करते हैं। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स भी खुद ही चूज कीजिए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम कब और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आमतौर पर OCD भी कहा जाता है, एक तरह का न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी का कोई ठोस इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है, हालांकि इसे कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं वे कैसे इस बीमारी से मैनेज करते होंगे? इसका आंसर है अपने थॉट्स को बदल के। जो लोग जर्म्स के डर से सारा दिन हाथ धोते रहते हैं, उन्हें सीखना होगा कि हम चाहे जो कर ले, जर्म्स हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, इन्हें पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है। कुछ और लोग कि उनका परिवार एक दिन मर जाएगा और वो लाइफ की हर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मौत एक दिन सबको आनी है। जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता ही है और वे इसे किसी भी सूरत में नहीं टाल सकते। बजाय एक ही विचार में उलझने के जिंदगी में और भी बहुत कुछ मीनिंगफुल किया जा सकता है। ऐसे थॉट्स आते हैं तो आने दे, उन्हें रोके नहीं, मगर अपने थॉट्स की डायरेक्शंस को बदलने की कोशिश जरूर करें। ऐसे लोग जिंदगी में उम्मीद खोने के बजाय इन विचारों के साथ जीना सीख लें तो अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। राइटर कहते हैं कि हमें ऐसे सिचुएशन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां हम अपनी पसंद की चीज का चुनाव कर सके और उससे अपना ही नहीं दूसरों का भी भला कर सके। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने गोल्स लाद देते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उस गोल्स को अचीव कर लें, लेकिन वे सारी लाइफ दुखी रहते हैं क्योंकि उनके अंदर से ये आवाज़ आती रहती है कि मैं अपनी पसंद का काम नहीं कर पाया। ऐसे ही बुरी सिचुएशन में भी आप अच्छे काम का चुनाव कर सकते हैं। Chapter 6 You are wrong about everything, but so am I. आप हर मामले में गलत हो, लेकिन मैं भी। अधूरी यादें अपने आप में एक मुसीबत है। आप किसी चीज पर पूरा यकीन रखते हैं पर वो बात झूठ निकलती है, क्योंकि वो एक झूठी याद होती है जो आप अपनी यादों में समाये रहते हैं। मेरेडीन मैरन, जो एक राइटर और जर्नलिस्ट थी, एक बार उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो बच्ची थी तो उसके पिता ने उसका रेप किया था। उन्हें अचानक से एक दिन ये बात याद आई, मगर इस बात से उनकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो गई और सालों बाद सच सामने आया कि ये महज उनके मन की एक कल्पना थी, एक वहम था। बात कुछ पुरानी नहीं है जब साइंटिस्ट माना करते थे कि आग दरअसल फ्लॉगिस्टिन नामक चीज से बनती है और औरतों को लगता था कि डॉग्स का यूरिन फेस पर लगाने से वे सदा यंग बनी रहेंगी। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो सारी जिंदगी उसके साथ बिताने के सपने देखते हैं। फिर जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपका प्यार नाम की चीज से यकीन उठ जाता है, लेकिन आप इसके बावजूद फिर से प्यार में पड़ते हैं।
फिर से किसी के साथ जिंदगी बिताने की सोचते हैं। असल में हम सब चीजों को लेकर कभी ना कभी गलत होते ही हैं और इसे स्वीकारने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये तो सबके साथ होता है। हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और देखा जाए तो इससे एक तरह की सीख ही मिलती है हमें। पुख्ता यकीन हमेशा ही विकास यानी ग्रोथ का दुश्मन ही रहा है। कुछ नया सीखने के लिए हमें अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम मान लेंगे कि हम परफेक्ट हैं तो कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। हम अपने ही दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी साइंस किसी भी चीज के लिए ठोस यकीन नहीं रखता। हर बात की संभावना जरूर होती है, और अगर कोई चीज यकीन से कही जाए तो उस पर भी कोई ना कोई डिबेट की गुंजाइश होती ही है। जब आप पहली बार किसी चीज का एक्सपीरियंस करते हैं तो कभी भी यकीन के साथ ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हो सकता है कि जिससे आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस समझ रहे हो, एक्चुअल में वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस साबित हो। बेशक आपको उस वक्त बहुत बुरा लगा होगा, मगर आपकी फीलिंग्स टाइम के साथ बदलती है और आप कभी भी उन पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते। किसी भी चीज में परफेक्शन या पूरा यकीन होने से जिंदगी का मजा ही चला जाता है। अब ये तो जरूरी नहीं कि जो आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो वो सच में सही हो। यकीन अपने आप में एक बड़ी खतरनाक चीज है। सोचिए जरा कि आपके किसी साथी की प्रमोशन हो जाती है जबकि आपको यकीन था कि प्रमोशन आपको मिलेगा। ऐसी सूरत में आपके पुख्ता यकीन ने आपको धोखे में रखा और आपको बुरा भी लगा, और यही यकीन आपकी इनसिक्योरिटीज की वजह भी बनी। राइटर ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आए दिन इंसान गलतफहमी का शिकार होते रहता है। हमारी बहुत सी धारणाएं गलत होती हैं। कई बार लोग प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद वे हमेशा साथ रहेंगे और उन्हें सारे जमाने की खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन सबको पता है ये सिर्फ एक धारणा है। शादी के कुछ साल बाद ही प्यार कम होने लगता है। कभी जिसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, अब उनमें कुछ खास अट्रैक्शन नजर नहीं आता। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का बेटा अगर खाना खा ले तो ये कहना उचित नहीं होगा कि इससे माँ बाप का भी पेट भर गया। इसी तरह नेगेटिव चीजों को लेकर भी हम गलत होते हैं। जैसे कई बार हम बेवजह चिंता करते हैं जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती, या फिर उसका कोई एक्चुअल वजह भी नहीं होता। कई बार हम इंट्रोवर्ट आदमी को भी बुरा मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करता हो। मीडिया के बारे में तो सबको पता है, जो पार्टी पैसे देती है उसी के फेवर में न्यूज चल भी जाते हैं, लेकिन अनपढ़ जनता उसी को सच मान लेती है। ऐसे ही दूसरे लोग कई बार हमारे लिए गलत ओपिनियन बना लेते हैं। उस टाइम भी आपको समझना चाहिए कि वो गलत सोच रहा है, इसलिए आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, या जैसा बुक का टाइटल है आप कह सकते हैं, आई डोंट गिव अ फक। चैप्टर 7 फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। फेल होना एक कदम आगे बढ़ना है। हमारी इस बुक के राइटर खुद को बड़ा किस्मत वाला समझते हैं। जानते हैं क्यों? जब वे ग्रेजुएट हुए थे तो उस वक्त ग्रेट रिसेशन चल रहा था। उनकी रूममेट 3 महीने का भाड़ा उनके सर पर डालकर गायब हो गई। अब राइटर को इन चीजों से निपटने में मुश्किल तो आई, मगर उन्होंने कोशिश की उनके सर ज्यादा कर्ज ना चढ़े। वे खुद को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर होने के बावजूद इस दुनिया के तौर तरीके सीख लिए थे। उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि वे पहले से ही रॉक बॉटम में थे। अब उससे बुरा और क्या हो सकता था। इसके बाद जो भी उनके साथ हुआ वो बेहतर ही हुआ। महान पेंटर पिकासो का एक किस्सा मशहूर है। एक बार बूढ़े पिकासो एक कैफे में बैठकर अपनी कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीते हुए वे नैपकिन पर कुछ पेंटिंग भी करते जा रहे थे। पिक्चर बना लेने के बाद वे उसे फेंकने ही जा रहे थे
कि वहां बैठी एक लेडी ने उनसे उस नैपकिन को खरीदने की गुजारिश की। पिकासो मान गए और बदले में $20,000 मांगे। वो लेडी उस छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी कॉस्ट सुनकर हैरान रह गई। उसने इतने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि इसे बनाने में तुम्हें सिर्फ 2 मिनट्स लगे हैं। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि उन्हें पेंटिंग सीखने में 60 इयर्स लगे थे, ना कि 2 मिनट। कहने का मतलब है कि इस लायक बनने के लिए वे ना जाने कितने साल फेल हुए होंगे। उन्होंने कोशिश जारी रखी होगी इतना महान बनने के लिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना गिरे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी इस बात का इल्म नहीं है कि फेल होना क्या होता है। हमें से बहुत लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो यह है कि बिना फेल हुए या बिना ठोकर खाए आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अपने गोल्स ऐसे चूज करें कि आप उन्हें कंट्रोल कर सके, ना कि वो आपको। जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है। यह आपको सिखाता है कि आप कैसे और बेहतर बने, फिर चाहे ये कितना ही डरावना क्यों ना हो। दर्द को अपने जीवन में आने दे, यह आपको और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं है, तो सोचिए कि आप जीतने नहीं हारने वाले हैं। खुद को हारा हुआ पहले से ही महसूस कर लीजिए। रही बात मोटिवेशन की, तो ये बस एक इमेजिनेशन है, एक ऐसा लूप जिसका कोई छोर, कोई एंड नहीं है। तो सच में मोटिवेट होने के लिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सच में कुछ अचीव करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड हो पाएंगे। इसी को राइटर ने डू समथिंग प्रिंसिपल कहा है। बहुत से लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, अगर फेल हो जाएं तो हमेशा के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। सफल आदमी ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लगा रहता है। कई बार फेल होने के बाद ही वो सक्सेसफुल हो पाता है। आपने बाइसिकल तो चलाई ही होगी, क्या एक ही बार में चलाना सीख गए थे? नहीं ना, बहुत बार गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी और काफी बार असफल होने के बाद भी आराम से चलना सीखे होंगे। जिंदगी में बाकी चीजों के साथ भी ऐसा ही है। ब्लॉगिंग में भी एक बार से कभी सफलता नहीं मिलती, बार बार असफलता मिलती है, लेकिन हर बार कुछ जरूर सीखते हैं। सो गाइस, हर असफलता हमें सफलता का तरीका बताती है, तो असफल होने से कभी न डरें, दूसरे के मजाक उड़ाने पर ध्यान न दें, 1000 बार फेल होते रहें, क्योंकि इसके बाद आप जो बनेंगे उसका मुकाबला 1-2 बार जीतने वाला नहीं कर पाएगा। चैप्टर 8 द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो, न कहने का महत्व। रोमियो एंड जूलियट की लव स्टोरी सबको पसंद है, लेकिन अगर हम कहें कि ये कोई खास कहानी नहीं है तो क्या आप जानते हैं कि रोमियो और जूलियट के घर वाले एक दूसरे से नफरत करते थे। बावजूद इसके दोनों को प्यार हो गया था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और तब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने ये शादी तोड़ने की पूरी कोशिश की। तो जूलियट ने एक तरह का जहर पी लिया, जिससे वो पूरे 2 दिन सोती रही। ये बात रोमियो नहीं जानता था। उसे लगा जूलियट ने सुसाइड कर लिया है, तो उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। 2 दिन बाद जब जूलियट नींद से जागी तो उसे रोमियो की मौत के बारे में पता चला और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। कितनी वाहियात स्टोरी है ना। इसमें आइडियल जैसा कुछ भी नहीं है। 2 लोग बेवजह ही अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शेक्सपियर ने ये कहानी सिर्फ ये बताने के लिए लिखी है कि प्यार करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। सच बात तो ये है, जब 2 लोग जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए प्यार का सहारा लेते हैं तो ऐसे रिश्ते में कोई दम नहीं होता। ऐसे लोग प्यार के नाम पर सिर्फ एक दूसरे का यूज करके अपनी प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वही जिनका प्यार सच्चा होता है वे अपने प्रॉब्लम से वाकिफ होते हैं और अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस ढूंढते हैं। ये मुसीबतों से भागते नहीं बल्कि उनका मुकाबला करते हैं।
हर रिलेशन एक दायरे में ही निभाया जा सकता है। अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि वे आपकी जिम्मेदारी है और उसका हल आपको ही निकालना है। क्या आप जानते हैं कि इनकार करना भी बहुत फायदेमंद होता है? ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में हाँ बोलें। कभी कभी ना बोलना ही सही रहता है। अब जो लोग आपको पसंद नहीं है तो नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप किससे अपना फ्रेंड चुनते हैं। आपको रिजेक्ट करना सीखना ही होगा। जो लोग हर बात में हाँ बोलते हैं वे असल में कोई भी सही राय नहीं बना पाते। किसी एक ही रिलेशन को या एक ही करियर में अपना सब कुछ दे देना वाकई में खास होता है, और ये तभी होता है जब आप दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, किसी चीज की कीमत तभी महसूस होती है जब आप परवाह नहीं करते। किसी भी रिश्ते में जब आप झूठ का सहारा लेते हैं तो वो रिश्ता ईमानदार नहीं रहता। अपने पार्टनर की झूठी तारीफ करके भले ही आप उसकी खुशामदी कर लें, मगर वो सरासर झूठ होगा। इससे तो बेहतर है कि अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें। अगर आपको अपने साथी की कोई बात पसंद नहीं आती तो मुंह पर कहें और उससे भी इसी ईमानदारी की उम्मीद करें। एक दूसरे की कमियां बताकर ही हम कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि छुपाकर। रिलेशंस में खटपट होना भी लाजमी है, इससे भरोसा मजबूत होता है। ये जरूरी भी है। कोई इंसान प्यार में तभी धोखा देता है जब कोई दूसरा इंसान उससे अपने रिलेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। उसकी कोई ऐसी जरूरत जो उसके पार्टनर के बजाय दूसरा इंसान पूरी कर रहा हो। ऐसे रिलेशन का फायदा ही क्या है जहां आपको धोखा देना पड़े, अपने पार्टनर से झूठ बोलना पड़े। अगर आपका पार्टनर आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करने से कतराता है तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है। इसमें कोई दम नहीं है, और ऐसे रिलेशंस में आप कभी भी आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। हम में से बहुत से लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जो भी चीज मांगते हैं हम हाँ कह देते हैं, चाहे उनके डिमांड्स को पूरा करने के चक्कर में हम अंदर से हर्ट ही क्यों ना हो जाए। इससे हमारे मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इंसान भी हमें कमजोर समझने लगता है और हमेशा मदद मांगता रहता है। तो आगे से न कहना सीखें, और इसके लिए गिल्टी भी फील करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का जेन्युइन रीजन बनता है तो जरूर करें। अगर आपका बॉस भी दूसरों की अपेक्षा आपको ज्यादा काम देना चाहता है तो चालाकी से न करें। आपने सबका ठेका लेकर नहीं रखा, यानी डोंट गिव अ फक टू यूजलेस थिंग्स। बच्चों को पेरेंट्स की हर बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। बहुत से पेरेंट्स बच्चों को कंफर्ट जोन में रखने के चक्कर में हर चीज में ना नुक्र करते हैं और अपने एम्बिशंस उन पर थोप देते हैं, या उनकी एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में उन्हें रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस से दूर रखना चाहते हैं। ऐसे में बच्चों को उन्हें कन्विंस करना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है तो ये गलत है। पहले बच्चे के मन की सुने, पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं। आजकल थाउजेंड्स ऐसे प्रोफेशंस हैं जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स से भी बेहतर हैं। सो इन शॉर्ट, हर किसी की फालतू डिमांड पूरी करने के लिए हाँ ना बोले, साफ साफ मना कर दें। दूसरा कोई आपके बारे में क्या सोचता है उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। जस्ट डोंट गिव अ फक। द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 9, एंड देन यू डाई, और एक दिन आप मर जाएंगे। राइटर के एक फ्रेंड थे जिसका नाम था जोश। एक रात जब दोनों एक पार्टी में गए हुए थे तो जोश ने अचानक एक ऊंची जगह से छलांग लगाने की सोची। वो जगह उतनी ऊंचाई पर थी कि कोई भी वहां से कूदने की नहीं सोच सकता था, लेकिन हाँ, शराब के नशे में कोई उस जगह से कूदने का ख्याल दिल में ला सकता था। तो शराब के नशे में यूं ही मजाक में वहां से नीचे कूद गया। जहां से वो कूदा था उसके नीचे एक बड़ी सी झील थी। वो सीधा उस झील में गिरा और पानी में डूबकर मर गया। उस एक्सीडेंट का असर राइटर के दिमाग पर इतना गहरा पड़ा कि पूरे 12 सालों तक वो इसके गम में डूबा रहा और गहरे डिप्रेशन में चला गया। एक दिन उसने सपने में देखा कि जोश उसे कह रहा था
तुम्हें मेरे मरने की इतनी चिंता क्यों है, जबकि खुद तुम हर दिन मर मर कर जी रहे हो। राइटर को तब एहसास हुआ कि जो जोश के साथ हुआ उसे राइटर बदल नहीं सकता था, वो उसके हाथ में नहीं था। फिर भी वो खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझकर खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, क्योंकि डेथ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, वो तो एक दिन सबको आनी ही है। मगर उसके डर से हम अपने आज को जीना नहीं छोड़ सकते। अपने फ्रेंड की डेथ से राइटर को असल में एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और बेहतर इंसान बनने में मदद मिली। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत डेथ ने उसे जीना सिखा दिया। बेशक उसकी जिंदगी में अभी भी कई इनसिक्योरिटीज थी, मगर फर्क ये था कि वो अब उनकी परवाह नहीं करता था। उसे पता चल चुका था कि जिंदगी 2 पल की मेहमान है, इसलिए क्यों ना हर पल खुश रहकर जिया जाए। हम सब मौत से डरते हैं, मगर भूल जाते हैं कि मौत को टाला नहीं जा सकता। अगर मौत ना हो तो जिंदगी की अहमियत, जिंदगी की इम्पोर्टेंस क्या है। मौत का डर दिल से निकालकर हर पल को भरपूर जीना ही तो जिंदा दिली है। मगर सबसे अहम बात यह है कि मरने से पहले हम कैसे जिएं, कि दुनिया हमें मरने के बाद याद रखे। एक थ्योरी है जिसे बटरफ्लाई थ्योरी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी बटरफ्लाई के अफ्रीका में अपने पंख फड़फड़ाने से फ्लोरिडा में हरिकेन आ सकता है। आपके एक एक्शन से इस दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है, मगर वो एक्शन क्या होगा ये आपको तय करना है। ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को इनकार कर देते हैं, क्योंकि या तो इसका जवाब ढूंढना उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है, या फिर उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है। हालांकि इस सवाल को इग्नोर करने का सीधा मीनिंग ये है कि हम अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, बस जैसे हालात हैं उसी हिसाब से जिए जा रहे हैं। यकीन कीजिए कि आप ग्रेट हैं। बेशक आपके पास बड़ा धन दौलत नहीं है या आप सक्सेसफुल नहीं हैं, फिर भी ऐसा मानने से आप खुद को ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे और जो भी काम करेंगे उसे बहुत परफेक्शन के साथ ही करेंगे। आप अपने लिए जो चुनेंगे वैसे ही बनते जाएंगे और एक दिन आप मर जाएंगे, बाकी लोगों की तरह। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बस याद रखिए कि मौत उसी को आती है जो जिया हो। खुद को खुशकिस्मत समझिए कि आपको जीने का मौका मिला था। डेथ की ये फिलॉसफी हम हर जगह पॉजिटिव सोचने के लिए लगा सकते हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन काफी महान साइंटिस्ट थे, लेकिन इतने आविष्कार करने के बाद भी दुनिया से चले गए। बड़े बड़े रूलर्स, राजा महाराजा भी चले गए। जिस जमीन के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, खून बहाया, उस जमीन की एक मुट्ठी भर धूल तक साथ न ले जा सके। बहुत से यूथ अपने करियर की चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें ऊपर की ये बातें याद रखनी चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, पोजीशंस सब आखिर यहीं तो रह जाना है। इसलिए अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स जरूर रखिए, बट उसे पाने के लिए अपनी लाइफ को एंड मत कर लीजिए। इसलिए गाइस, बेफिक्र होकर मस्ती से जिंदगी बिताइए और लाइफ की मुसीबतों, नेगेटिव लोगों, बुरे हालातों को बोल दीजिए आई डोंट गिव अ फक। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक रिटन बाय मार्क मैनसन यहाँ पर एंड होती है। आई होप आज की ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड अपने लिए यूजफुल लगी हो। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स हेल्पफुल लगे हो तो एक स्माइल के साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जितने भी समरीज आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि चैप्टर बाय चैप्टर में इन सारे डिटेल्स को रीड करूँ एंड फिर पर्सनली ये समरीज आप लोगों के लिए रेडी करके यहाँ पर प्रेजेंट करती हूँ। सो अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स थोड़े भी अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे और भी आने वाले बहुत सारे ऑडियो बुक समरीज को आप मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के साथ। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।